बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के साथ वंस अगेन हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है एसी जनरेटर। देखिए, इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं वो सब के सब इसी मकसद के लिए था। बिजली का इशू है, लाइट चली जाती है और जो लोड शेडिंग का जो अमल है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आए रोज़ बिजली चली जाती है, सुबह से लेकर शाम तक अगर लगातार बिजली आ जाए तो हम खुद परेशान होते हैं। अगर गलती से सुबह से लेकर शाम तक बिजली आ जाए, घर में रहे और हम ऑफिस से जब स्कूल से कॉलेज से जब हम यूनिवर्सिटी से घर चले जाते हैं, घर चले जाने के बाद बच्चे परेशान होकर कहते हैं पापा आज सुबह से लेकर शाम तक लाइट नहीं गई है। हम खुश हो ही रहे होते हैं, उसी असना में लाइट फिर चली जाती है। अब हमारा काम क्या है, इस मसले का हल ढूंढना है। तो किसी हाल में हमें एसी जनरेटर डिज़ाइन करना पड़ेगा। छोटे मोटे डिज़ाइन छोटे पैमाने पर भी और लार्ज स्केल तक के लिए ये पूरा जो है ना एसी जनरेटर के जो काम है आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक वर्किंग समझ में आना चाहिए। तो हमें कम से कम इतना अंदाज़ा हुआ है कि अगर हम चाहें तो हम मैग्नेट का इस्तेमाल में लाते हुए करंट जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमें फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पता चला। इसी को इस्तेमाल में लाते हुए लेंस लॉ से हमें पता चला, मोशनल ईएमएफ से पता चला। जितने भी इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ रखे हैं उन सब का बेसिक मैकेनिज्म यही था कि हम चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। मगर यकीनन उसका रिलेटिव मोशन का होना, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक जो है ना पॉइंट्स हैं इसका कंसिडर करना, वो तो इम्पॉर्टेंट। मगर इसके बावजूद ये तो कम से कम हमें पता लगा है कि अगर हम चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि मैग्नेट के इस्तेमाल में लाते हुए हम कर सकते हैं, जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा मोशनल ईएमएफ एक टॉपिक हमने पढ़ा है, उसमें हमने क्या किया था, एक रॉड ली, उसी रॉड को हमने मोशन दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ मौजूद था। जैसे हम उसको मैकेनिकल वर्क कर रहे थे वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली और यकीनन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली इस मैकेनिकल वर्क से एसोसिएटेड था। लेंस लॉ में डिटेल आपको समझाया कि वो मैकेनिकल एनर्जी जो हम सर्व कर रहे हैं वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में ही मिलता है, टू कंजर्व द टोटल एनर्जी। तो बहरहाल जो भी हो, पता हमें ये चला हम चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वक्त ये पहुंचा है कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी बात, हम वो तो हो गए हैं, हम ऐसा करने में कामयाब तो हो गए हैं, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि हम ऐसा एक प्रॉपर डिवाइस हम डिज़ाइन करें, वो डिवाइस प्रॉपर अंदाज में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और यही डिवाइस एसी जनरेटर कहलाता है। तो एसी जनरेटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एसी जनरेटर, इसके नतीजे में जो करंट हमें मिलेगी वो याद रखना, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिलेगी मगर वो जो करंट होगी वो डायरेक्ट करंट नहीं होगा बल्कि अल्टरनेटिंग करंट होगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इसको भी हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा बहुत ही लंबा टॉपिक है तो इसीलिए हमें इस चीज़ को थोड़ा क्विकली समझना भी है। तो हम एक प्रॉपर सेटअप लेते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो में। इसका जो पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एसी जनरेटर समझना हो तो किसी हाल में हमें फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता होना चाहिए। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक अगर किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाए तो वो चेंज इन फ्लक्स एक ईएमएफ इंड्यूस करता है और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता हो वो यकीनन करंट इंड्यूस करता है और इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने एक सेटअप यहाँ पर डिज़ाइन किया है
डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया है। ये मैग्नेट है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इस मैग्नेट का देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लिया है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका एक एंड इस रिंग के साथ और ये कार्बन ब्रश है एक्सटर्नल सर्किट तक ले गए हैं, और इस कॉइल के जो दूसरा एंड है वो इस रिंग जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो कार्बन ब्रश C से रिप्रेजेंट किया, इसके थ्रू एक्सटर्नल सर्किट तक ले गए हैं। मगर ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये जो कॉइल है, ये जो स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स इसके साथ अटैच है ये पूरा कॉइल, और इसको अगर हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूँ रोटेशन दे सकते हैं। और यकीनन ये तो बहुत मुश्किल माहौल होगी कि मैं बाहर जाके जो है ना 2-3 बंदों की बारी लगा दूँ, फिर जाके इसको कॉइल को कंटिन्यूसली रोटेशन देते रहें। बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो हमने इसका हल क्या निकाला, हम कुछ न कुछ एक्सटर्नल मीन्स, मसलन हम हवा का इस्तेमाल करके इस कॉइल को रोटेशन दे सकते हैं। हम वाटर को इस्तेमाल में लाते हुए इसको जो है ना इस कॉइल को हम रोटेशन दे सकते हैं। हम चाहे तो जो है ना स्टीम के ज़रिए से भी इस कॉइल की रोटेशन हम दे सकते हैं। इन सब के लिए हमने चालाकी ये किया, इसी कॉइल को, ये एक कॉमन शाफ्ट है, ये कॉमन शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ एक टरबाइन के साथ जोड़ दिया है। और ये जो टरबाइन है इसको हम रोटेशन देंगे। लेट सपोज इसे आप डैम समझ लीजिएगा, दियामर भाषा डैम, ये डैम है। और इस डैम से पानी जब आएगा, यानी कि एक हाई एल्टीट्यूड से वाटर आएगी, ये देखिए इतना हाई एल्टीट्यूड से वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा वो तो ये वाटर बहुत तेज़ी के साथ इस टरबाइन के ऊपर लग जाएगा। जब टरबाइन के साथ वाटर लगेगा तो उस सूरत में ये जो टरबाइन है वो रोटेट करेगा, मगर टरबाइन के रोटेशन करने से शाफ्ट भी रोटेट करेगा, और शाफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं ये कॉइल, तो यकीनी बात है कॉइल भी रोटेट करेगा। कॉइल कुछ बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिएगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। मेरा ये जो साइड है इसे नॉर्थ पोल एज्यूम करें आप, ये जो ये जो राइट साइड है इसके रेस्पेक्ट से देखें, ये जो राइट साइड है वो आप साउथ पोल एज्यूम करें, ये नॉर्थ पोल एज्यूम करें। तो कॉइल को मैंने यूँ रखा हुआ, देखिए अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूँ रोटेशन करते रहे तो पहले मैक्सिमम फ्लक्स होगी, फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। जितना तेज़ी के साथ इसको आप रोटेशन देंगे उतना ही इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगी। इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी तो कंसिक्वेंटली यकीनन हमें करंट मिलेगा, और इस करंट को हम इन स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के ज़रिए से हम एक्सटर्नल सर्किट तक हम ले जाएंगे, कैरी करेंगे। तो ये इसका बेसिक वर्किंग था। वर्किंग में इसमें जो कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें एक आर्मेचर का मतलब ये कॉइल है जिसको हमने मैग्नेटिक के फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जिसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मैग्नेट होना ज़रूरी है, तो इस हम परमानेंट मैग्नेट भी रखेंगे। कार्बन ब्रशेस हैं, स्लिप रिंग्स के साथ साथ एक मैकेनिकल सोर्स होनी चाहिए ताकि हम उसको रोटेशन दे रहे हैं। उसके लिए हमने ये टरबाइन है, और साथ साथ एक हाई एल्टीट्यूड के साथ के ऊपर हमने वो वाटर सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने वाटर को कंसिडर कर रखा है। वर्किंग आपको यकीनन समझ में आया होगा। वर्किंग में एक बार फिर समझा दूँ, देखिए कॉइल है, इस कॉइल को हम जो है ना टरबाइन के साथ जोड़ दिया है थ्रू अ कॉमन शाफ्ट, और इस टरबाइन को हम रोटेशन देंगे कोई एक्सटर्नल मीन्स है, मसलन वाटर का इस्तेमाल करते हुए, किसी चीज़ के ज़रिए से, इसके रोटेशन की वजह से जब ये वाटर ये जो भी है इसके साथ फॉल करेगा, फॉल करने से ये रोटेट करेगा। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन देने से इसके फ्लक्स में चेंज आ जाएगी। फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ पैदा होगा, और वो जो ईएमएफ पैदा होगा यकीनन करंट पैदा करेगा, और इस करंट को एक्सटर्नल सर्किट तक लेके जाएंगे। अब अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंटिन्यूअसली रोटेशन करता रहे तो उस सूरत में इस कॉइल के फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ इसमें जो ईएमएफ पैदा होगी, इस कॉइल में जो ईएमएफ को मतलब आपको पता है ना, इस वायर में यानी कि इस कॉइल में जितने भी चार्जेस होंगे, इन चार्ज को मिलने वाले एनर्जी को ईएमएफ कहते हैं। वो जो ईएमएफ मिलेगी वो ईएमएफ इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी था।
ये फैराडेस लॉ है, इसी को ही हमने कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं है। तो माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसमें जो फाई है वो फाई बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए था। इधर से अगर आप डॉट को खत्म करना चाहे, इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहे, कॉस थीटा होगा, बी ए कॉस थीटा। अब अगर आप चाहे तो ये सुन थीटे को ओमेगा टी लिख सकते हैं, परेशान ना हो, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी होता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से थीटा किसके इक्वल होगा, ओमेगा टी के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थीटा है इस थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, ओमेगा टी से। तो इधर मैंने कॉस थीटा नहीं लिखा, डायरेक्ट कॉस ओमेगा टी लिखा है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आपको समझाना था। तो इसमें ये जो फाई की जो वैल्यू है इसको हम इसमें पुट कर देंगे। अगर इसमें फाई की वैल्यू इसमें पुट करना हो तो ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा वी एज इट इज आ गया, इस फाई के बजाय बी ए कॉस थीटा जो यहां पर मौजूद है इसमें पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर साथ साथ देखिएगा इसमें एन नंबर ऑफ टर्न है, कॉइल के रोटेशन करने से नंबर ऑफ टर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉइल में फर्ज करें कि 1000 अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो रोटेशन देने से कि ये कम ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा कांस्टेंट। ठीक, इसमें इसी तरह इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी है ना, एक्सटर्नल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट हमारे पास मौजूद है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट हो तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी खुद भी कांस्टेंट है। ठीक, इसी तरह जो ए है वो एरिया ऑफ कॉइल है, कॉइल के टोटल एरिया को जाहिर करता है। अब कॉइल का टोटल एरिया भी रहेगा कांस्टेंट, तो हम क्या कर देंगे, इसमें जो डेल्टा यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आ रहा है, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, जिसका इफेक्ट इंड्यूस ईएमएफ पर पड़ता है, वो सिर्फ कॉस ओमेगा टी है। टाइम के साथ साथ जो चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमारे ईएमएफ में फर्क पड़ रहा है वो है कॉस ओमेगा टी। तो हमने क्या कर दिया, एन बी ए को बाहर निकाल दी, बाकी डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी चेंज इन कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसको मैंने साइड कर दिया। कर सकते हैं ऐसा करने से कोई रोक सकता है, रोक सको तो रोक लो। अब देखो डेल्टा डिवाइडेड डेल्टा टी कॉस ओमेगा टी, जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये कोई मसला नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा परेशानी हो सकता है, मगर जहन में रख लीजिएगा आप, कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, यानी कि ये डेल्टा अपॉन डेल्टा टी का मतलब डेरिवेटिव है। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉस ओमेगा टी करेंगे तो वो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, मगर ये जो ओमेगा टी है उसका अगर आप फिर से लेंगे तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आएगा। तो खैर ओमेगा एंगल के साथ नहीं है, मैंने सोचा इसीलिए इसको इधर ना रखें, इधर ले आ जाए, तो माइनस ओमेगा बाकी साइन, ये जो ओमेगा टी है वो एंगल को जाहिर करता है। तो डियर डॉक्टर्स, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है डेरिवेटिव्स, और बाकी इंजीनियर्स है और आईसीएस की जो तलबा है उनके लिए कोई इशू नहीं है। फिर माइनस इसकी वैल्यू मैंने ये जो डेल्टा अपन डेल्टा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू इधर पुट कर दिया, पुट करने से माइनस एन बी ए यह आ गया, और इसको मैं रिप्लेस करूंगा इस चीज से तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाता है। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी आ जाएगा, एन ओमेगा ए बी नवाब बन गया, तो नवाब यानी कि एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर पैदा होना है वो फिक्स नहीं रहता है, कि यूनिफॉर्म ईएमएफ पैदा नहीं करता रहता, वो चेंज होता रहता है बाय रोटेशन। ड्यूरिंग रोटेशन ना कॉइल को जैसे हम रोटेशन देंगे कम ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता रहता है। अब अगर इस इंड्यूस ईएमएफ में कंटिन्यूसली चेंजिंग आती रहती है तो किस चीज़ में चेंजिंग की वजह से वो भी ज़रा देख लेते हैं। वो मैंने आपको समझाया भी था,
इसमें n है, ओमेगा ए और बी, मैंने आपको तफसील से यहां पर बताया। ये जो 4 टर्म्स हैं वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन चारों फैक्टर पर फिलहाल डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो एक फिक्स है ना, यहां पर कांस्टेंट, हम चेंज थोड़ी करते रहेंगे। इसके अलावा अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है तो वो साइन ओमेगा टी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी का मतलब एंगल है, अगर साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन के साथ कोई एंगल आप लिख देंगे तो उस सूरत में इसका सिर्फ 2 ही पॉसिबल चीज है। इसमें जो वैल्यू आता है ना वो 0 से लेकर 1 और -1 के बीच में ही होता है बस। तो मैक्सिमम उस सूरत में होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो, 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबको पता है 1 मैक्सिमम वैल्यू है, 0 मिनिमम वैल्यू है। -1 भी मैक्सिमम वैल्यू जाहिर करता है मगर वो अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर करता है, ज़हन में रख लीजिएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी क्या होना चाहिए, 1। साइन ओमेगा टी 1 उस सूरत में होगा जब ओमेगा टी कितना डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ई को रिप्लेस करूंगा ई नॉट से। जब इंड्यूस में मैक्सिमम हो, जिस तरह आपने लोअर क्लास में जैसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, x = x नॉट ऑफ cos ओमेगा टी गया था, x नॉट को मैक्सिमम वैल्यू कह दिया था। इसी तरह यहाँ पर भी हम इंड्यूस ई में किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ई से, और मैक्सिमम हो तो उस सूरत में ई को मैं ई नॉट से रिप्लेस करूंगा, तो ई नॉट = n ओमेगा ए बी आ गया, क्योंकि इन टू 1 आ जाएगा। साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है, 1, और 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाओ वही चीज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी की वैल्यू अगर मैं वंस अगेन इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दूं, इसकी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर ए, वंस अगेन अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू ये जो n ओमेगा ए बी है इसके बजाय हम ई नॉट लिख सकते हैं, बाकी साइन ओमेगा टी को आप एज इट इज लिख दीजिए। क्लियर हो गया। तो ये था इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहां पर पैदा हो रहा है। तो इसी को अगर आप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे तो भी लिख सकते हैं। इसके नतीजे में फिलहाल पैदा होने वाले इंड्यूस्ड करंट को हम हासिल करते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इस इंड्यूस करंट को लिखना हो तो इंड्यूस करंट, कॉइल के जो रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, अगर मैं उसको R से रिप्रेजेंट कर दूं तो इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय R की इक्वल होगा, क्योंकि करंट = V डिवाइडेड बाय R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। मगर यहाँ पर V एक्सटर्नल सोर्स तो है नहीं ना, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट पैदा हो रहा है, इसीलिए हम इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने इससे ऊपर पहले रिप्रेजेंट कर रखा है। इधर E की वैल्यू पुट कर दें जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो मैं डियर स्टूडेंट लिख दूंगा E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। देखें अगर I = E डिवाइडेड बाई R है, थोड़ा आप यहाँ पर तवज्जो से देखना है, I = E डिवाइडेड बाई R है, इसमें R तो रहेगा कांस्टेंट, तो I करंट जो है ना E डिपेंडेंट है, E में चेंज आ जाए तो I में चेंज आ जाएगा, E मिनिमम होगा तो I मिनिमम होगा, E मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, यानी E नॉट होगा तो करंट I नॉट होगा। जब जहां पर जैसे मैंने E नॉट डिवाइडेड बाय R है तो उसका मतलब ये मैक्सिमम करंट को जाहिर करता है, तो मैं इसको I नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं। तो हमें इंड्यूस करंट भी मिल जाता है और साथ साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मिल जाता है। इसको मैं B से, इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब अगर आप चाहे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा आप एक्सटेंड करके, बाद में थोड़ा काम आएगा आज के इसी टॉपिक में ही। आपको पता है कि जो ओमेगा है ना, ओमेगा = थीटा डिवाइडेड बाई टी है, तो अगर फॉर वन रोटेशन, ज़हन में रख लीजिएगा, फॉर वन रोटेशन थीटा कितना होता है, एक रोटेशन के लिए 2 पाई होता है, और स्मॉल टी को कैपिटल टी लिख सकते हैं। यानी कि हमारी जो कॉइल है वो एक कंप्लीट रोटेशन करता हो तो टोटल कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। तो एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए हुए टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर मैं इस थीटा को 2 पाई कह दूं तो इस स्मॉल टी को कैपिटल टी लिखना पड़ेगा। आई एम बाउंड टू राइट।
ज़हन में रख लीजिएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करने से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी लिख दूंगा। तो इसको आप 2 पाई इंटू 1/t लिख सकते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास है 2 पाई 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, इसीलिए ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। वजह सिंपल सा है, क्योंकि ओमेगा जो 2 पाई एफ है, 2 और पाई कांस्टेंट है, सिर्फ रहेगी फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन नंबर बी है, इसमें आपको जो ओमेगा नजर आ रहा है, उस ओमेगा के बजाय आप 2 पाई एफ लिख सकते हैं। और इसी तरह इस इक्वेशन नंबर सी जो कि इंड्यूस करंट का रिलेशन था, इसमें भी जो ओमेगा आया हुआ है, इसको भी आप 2 पाई एफ से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा नहीं लिखूंगा, 2 पाई लिखूंगा, साथ साथ एफ। इसी तरह इक्वेशन नंबर सी को देखिएगा, यहां पर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ लिखूंगा, ओमेगा को रिप्लेस करूं 2 पाई एफ से और साथ साथ लिखूंगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट को आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब तक हमने जो की है वह इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालनी है और साथ साथ इंड्यूस करंट कैसे ऑब्टेन करनी है। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंप्लीट रोटेशन करता होगा, तो उस सूरत में मिलने वाले करंट किस नौइयत का होगा, किस तरह के करंट हमें मिल रहा होगा, इसी चीज़ को आपने समझना है। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, इन सब को रब कर दूंगा। उम्मीद है अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं अब इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि डिस्कशन हमारा बहुत लंबा है इसमें। यह सिर्फ और सिर्फ बेसिक वर्किंग समझने के लिए हमने फिलहाल ये फिगर ड्रा की है। तफसील आपको इंशाल्लाह ताला अभी समझ में आ जाएगा कैसे होना है, ज़रा देखिएगा। मैं यहां पर लिख दूंगा करंट ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ कॉइल, करंट ड्यूरिंग वन complete rotation of coil, rotation of coil। देखें, एक रोटेशन कंप्लीट करता होगा तो हमें करंट किस तरह मिलता है, यही चीज़ हमने समझना है। कैसे मिलता होगा इसको समझ लेते हैं। तो इनिशियली एज्यूम कर दें ये हमारा कॉइल है, फर्ज कर रहे हैं ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, तफसील से समझाऊंगा इंशाल्लाह, फिर समझ में आ जाएगा। इससे पहले थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और जुड़ के रहिए, वीडियो देखते रहिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि आपको अजर मिलता रहे, आपको सवाब मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ज़हन में रख लीजिएगा आपको अजर मिलेगा। फिज़िक्स का जो फरिश्ता है ना, उसको बहुत ही वो बड़ा खुश होंगे आपसे अगर आप आइडियल फिज़िक्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो यकीनी बात है आपको बहुत ही अजर मिलने वाला है। आज ही आपको अजर मिलेगा, ज़हन में रख लीजिएगा। छोड़े, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब इधर देखिए, ये मैंने मैग्नेट बनाया है। मैं क्या करता हूँ कि हमारे जो कॉइल है इसको, इसकी जो क्वार्टर रोटेशन है, हर क्वार्टर रोटेशन पे हम उसको एनालाइज करेंगे, हर क्वार्टर रोटेशन पे एनालाइज करेंगे। ज़हन में रख लीजिएगा, मैंने कॉइल चेंज नहीं किया है, कॉइल एक ही है, मैग्नेट भी वही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बेटर एनालाइज है, इस मकसद के लिए हमने इसको 5 सेगमेंट मैंने क्यों बनाया वो भी आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। देखिए, यह हमारा कॉइल है,
बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर ना इसको अपना मतलब एक इंडिकेटर के तौर पर रखूँगा ताकि समझने में हमारे लिए बहुत ही आसानी हो। फिर हमारे कॉइल यूँ इस पोजीशन पर पहुँचा होगा, ये जो टिक है वो इधर पहुँचा होगा, फिर हमारे जो टिक है वो अंदर की तरफ पहुँच चुके होंगे, फिर ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचा होगा, फिर ये अपने एग्जैक्ट इनिशियल पोजीशन पर आ चुका होगा, पहले पोजीशन पर। आपको डिटेल समझाऊंगा इसमें मसला क्या है, ठीक। हमने कुछ नहीं किया, परेशान होने वाली बात है ही नहीं है इसमें। मैंने आपको जैसे पहले बोला ये जो साइड है वो नॉर्थ पोल है, इस साइड पे साउथ पोल है। हमने एक कॉइल लिया हुआ है, इसी कॉइल को, इसी जो पेज है वाइट पेज है, इसको आप कॉइल समझ लीजिएगा। पहले इस पोजीशन में नहीं है, पहले इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है। ये जो साइड है ना आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो सिरा है, ये वाला जो सिरा है, जिसको चलो मैं थोड़ा फोल्ड करता हूँ, ये वाला, ये बेसिकली इनिशियल पोजीशन को जाहिर करता है। अब अगर यहाँ से लेकर फिर एक रोटेशन ये कंप्लीट करता हो तो टाइम कितना लेगा? टाइम उस सूरत में टाइम पीरियड के बराबर होगा कॉइल के। तो ये जो केस है ना वो t=0 का केस है। और जब यहां से लेकर रोटेशन करके फिर वापस इसी पोजीशन पर पहुंचता हो तो आपने बोला ये जो टाइम है वो टाइम पीरियड होगा। t को मैं कैपिटल T लिखूंगा, स्मॉल t को क्या लिखूंगा? कैपिटल T लिखूंगा। अब अगर यहां पर था, यहां से लेकर फिर यहां पर पहुंचता हो तो उस सूरत का जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, ये है t/2, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम पीरियड हुआ, क्योंकि यहां से मैंने शुरू किया था, फिर एक रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ रोटेशन कंप्लीट है। हाफ रोटेशन का टाइम को हम क्या लिखेंगे? t/2 लिखेंगे। और अगर मैं यहां से लेकर सिर्फ क्वार्टर रोटेशन, 1/4 रोटेशन लूंगा तो टाइम भी 1/4 ऑफ टाइम पीरियड होगा, तो t/4 लिखेंगे। इसका मतलब हर क्वार्टर रोटेशन t/4 का टाइम लगाता है। समझ में आ गया ना? हर क्वार्टर रोटेशन t/4, तो यहां से यहां तक होने के लिए भी, इतना रोटेट होने के लिए भी t/4, इधर से लेकर यहां तक होने के लिए भी t/4, यहां से लेकर यहां तक होने के लिए भी t/4। तो कितना t/4? t/4, 2t/4, 3t/4 होगा। तो मैं इस t को 3t/4 लिख सकते हैं। इस तरह 4t/4 होगा। इस 4t/4 में से 4 कैंसिल होगा तो t=T होगा। अब मैंने हर क्वार्टर रोटेशन को क्यों कंसिडर की है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। हम यहाँ पर करंट वर्सेस जो है ना टाइम के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीधा यहाँ पर बनाएंगे ताकि समझने में हमारे लिए बहुत ही आसानी हो। तो देखें यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है। उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। मैंने स्ट्रेट जो लाइन ड्रा की है, अब देखिए एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को रखा हुआ है और वाई एक्सिस में इंड्यूस्ड करंट को मैंने लिखा हुआ है। चले इसको मैं मिटा देता हूँ। यस, इन सब को मैं मिटा दूंगा ताकि समझने में हमारे लिए बहुत ही आसानी हो। इसको भी मैं मिटा दूंगा। देखिए सबसे पहले जो टाइम है ना, सबसे पहले जो टाइम हमने रखा हुआ है वो टाइम आपके सामने है जब टाइम 0 हो। टाइम 0 होने का मतलब है, क्योंकि मैंने आपको पहले बिल्कुल इसी पोजीशन पर है, देखो इसी पोजीशन पर, आपको तो सिर्फ ये नज़र आ रहा होगा ना, ये जो कॉइल समझ लीजिएगा मैंने इसको इस पोजीशन में रखा हुआ है, ये इसी पोजीशन पे रखा हुआ है। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब थोड़ा तवज्जो से देखिएगा, प्लेन ऑफ कॉइल जब टाइम 0 हो, प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसमें फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ ये साउथ पोल है। कॉइल को मैंने यूं रखा हुआ है ना, देखें, तो इधर से फ्लक्स मैक्सिमम एंटर हो रहा होगा।
मगर फेराडे ने ये थोड़ी कहा था कि फ्लक्स मैक्सिमम पास होने चाहिए करंट के लिए। फेराडे ने कहा था फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम होनी चाहिए, याद है ना आपको। इसीलिए अगर मैं इस कॉइल को यू रख दूं तो इसका मतलब होगा कि इधर से फ्लक्स तो मैक्सिमम है मगर फ्लक्स में चेंज जीरो है। इसका मतलब हुआ करंट की वैल्यू हो गई जीरो। ये टाइम जब जीरो हो तो इनिशियली हमें करंट की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। करंट जीरो तब था, यानी सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हेन t इज इक्वल टू जीरो। मैंने अभी कहा प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड था। प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू बी के परपेंडिकुलर था। मगर ये जो वेलोसिटी है मोशन, इसका अगर मोशन, इसी का अगर वेलोसिटी की मैं डायरेक्शन निकालूंगा, ये वेलोसिटी है v की जो वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड आपस में, मैं यूं लिखूंगा, देखें v इज पैरेलल टू b। और हमें मालूम है कि जब v b के पैरेलल होगा तो उस सूरत में कोई इसमें जितने भी चार्जेस मौजूद होते हैं ना, वेलोसिटी, क्योंकि जो मोशनल ईएमएफ भी हमने पढ़ा है, यहां पर भी हम साइन थीटा के साथ अभी पढ़ रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ VBL साइन थीटा था। तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होने के लिए इनके बीच जो एंगल है ना, V और B के बीच एंगल 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री पे मिनिमम होता है। इसका मतलब अगर ये जो V है, मोशन देखें, मोशन, क्योंकि आपको पता है कि इसका टेंजेंट लाइन निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखें इसकी मोशन की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। V एंड B पैरेलल टू ईच अदर होगा, तो उस सूरत में रिजल्टिंग करंट यकीनन ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो होगा। तो ज़हन में रखिए, इस केस में प्लेन ऑफ कॉइल बेशक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, मगर मोशन ऑफ जो कॉइल है उसके जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगा। अब देखिए 1 क्वार्टर रोटेशन के बाद, यानी कि जब टाइम कितना हो, when t इज इक्वल टू T/4 हो, फिर क्या होगा, फिर कुछ इस तरह से होगा। यहां पर अगर इस केस में मैक्सिमम है, फर्ज करता हूं नंबर ऑफ फ्लक्स है 30, एज्यूम किया मैंने, इधर से कितना फ्लक्स सेंटर हो रहा है, 30 फ्लक्स सेंटर हो रहा है। अब अगर ये रोटेशन करेगा तो मैंने देखा 29 फ्लक्स पास हो रहा है मामूली रोटेशन पे। इसका मतलब पहले 30 था, अब 29, एक फ्लक्स का चेंज आ गया। अब अगर ये यूं थोड़ा और टर्न करता है, मैंने देखा कि इधर से कोई 17 फ्लक्स पास हो रहा है स्टिल, इसका मतलब पहले 30 था, अब 17 होने का मतलब 13 फ्लक्स का चेंज आ गया। करते जाइए यहां पर होंगे तो उस सूरत में फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो गई। पहले कितना था 30, अब कितना है जीरो, तो चेंज 30 का आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे इस कॉइल को देखें वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता रहेगा, फ्लक्स में चेंज ज्यादा हो रही है। फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगी तो करंट भी उसी हिसाब से क्या मिलता रहेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और इस केस में एग्जैक्ट जब टाइम T/4 हो चुका होगा तो उस सूरत में करंट सबसे मैक्सिमम होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे जो ग्राफ है ना, यानी कि जब टाइम T/4 गुजर चुका हो तो हमारे जो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो आहिस्ता आहिस्ता यूं चला जाएगा। ऐसा क्यों किया, पता चल गया इसमें क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टाइम के साथ साथ फ्लक्स में चेंज बढ़ रही थी। चेंज बढ़ने के वजह पे हमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उसी हिसाब से ज़्यादा मिल रही है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसी के साथ साथ इस केस में कब क्या था, इसमें प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू बी होगा। पैरेलल टू बी का मतलब इधर देखिए, अगर मैं इस केस में रखूंगा तो ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मगर इसकी मोशन देखिए, मोशन वेलोसिटी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पर है, तो एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक, तो इस केस में वेलोसिटी इज
परपेंडिकुलर टू बी, और सबको पता है जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी होगा तो करंट की वैल्यू वैसे भी मैक्सिमम ही मिलनी चाहिए इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उम्मीद है आपको समझ में आपको आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि V इज परपेंडिकुलर टू B होगी तो करंट की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगा, जिसे मैं I नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। चले ये जो करंट है ना, सबसे ऊपर वाले ये जो करंट है, इसको मैं I नॉट कहूंगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिल सकता है, इसको मैं I नॉट माइनस I नॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो आप भी इधर से आगे भी ये सारी चीजें जहन में रखना है। देखिए, जब प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू बी होगा और वी बी के पैरेलल होगा तब करंट हमेशा जीरो मिलेगा। इसी तरह जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होंगे मगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो हमें करंट हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। अब इधर से आगे मैं थोड़ा तेजी से इसको जो है ना लिख दूंगा, कोई हर्ज नहीं है। कैसे होगा देखिए, अब इसकी बात, अभी हमारा कॉइल यहां से इधर तक पहुंचा है, फिर ये रोटेट करेगा इस पोजीशन में जाएगा। जब इस पोजीशन में जाएगा प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक, मगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, क्योंकि वेलोसिटी बाहर की तरफ है, बिल्कुल इसी पोजीशन पर है। देखें, पहले यूं था, यूं, फिर इधर से ऐसा पहुंचा, एग्जैक्ट आपको नजर आ रहा है, फिर इधर से अंदर की तरफ यूं चला जाएगा, यूं। तो उस सूरत में करंट की वैल्यू यकीनी बात है जब टाइम t/2 हो जीरो मिलेगी। जीरो क्यों मिला? ऐसा होने का मतलब वन सेकेंड देखिए, प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि आप इधर लिखिएगा तीसरा जो केस है, व्हेन t इज इक्वल टू कितना हो, t/2 हो। जब t/2 होगा तो प्लेन ऑफ कॉइल वंस अगेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी और V जो है ना पैरेलल टू B है, तो करंट की वैल्यू यकीनी बात है जीरो मिलेगा। देखिए, इसी तरह तीसरा जो केस है, चौथा केस में देखिए, व्हेन t इज इक्वल टू 3t/4, 3t/4, तो आप देखेंगे कि प्लेन ऑफ कॉइल जो है ना वो परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू बी होगा। क्यों होगा वो मैं समझाता हूँ। और V जो है ना परपेंडिकुलर टू बी होगा, तो उस सूरत में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, इस केस में करंट की वैल्यू है वो जीरो। अब अगर ये रोटेशन कर के इधर पहुंचता होगा, जैसे यहाँ पर हुआ है, उस सूरत में प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, पैरेलल है, मगर वेलोसिटी देखेंगे, ये जो वेलोसिटी है वो हमारी तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड उस साइड पर है। इसका मतलब वेलोसिटी और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब वी और बी आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उस सूरत में यकीनी बात है करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक। मगर मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मिला? क्योंकि रिलेटिव मोशन अपोजिट हुआ। देखिए, पहले इधर मूव कर रहा था, इनवर्ट मूव कर रहा था, तो हमने उसको पॉजिटिव में शो किया। अब रोटेशन करके इधर पहुंच के बाहर की तरफ आ रहा होगा तो वो भी मैक्सिमम ही मिलेगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम मिलेगा। इसीलिए मैंने इसको -I0 से रिप्रेजेंट किया है। इसीलिए करंट हमारा कुछ इधर पहुंचा होगा। और सबसे आखिर में जब टाइम पीरियड की इक्वल होगा तो उस सूरत में वंस अगेन देखिए कि जो प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल वंस अगेन परपेंडिकुलर टू बी होगा और वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब ये केस आएगा V और B ज़हन में रखना, पैरेलल और प्लेन ऑफ कॉइल B के परपेंडिकुलर होगा तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमेशा क्या मिलना है, जीरो मिलना है। इस T को इसको मैं T लिख दूंगा तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह साइनसोइडल वे मिलेगा। इसको मैं डियर स्टूडेंट 3t/4 लिख दूंगा। तो हमने क्या कर दिया, एक कंप्लीट रोटेशन होने पे, जब हमारी कॉइल एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता होगा तो उस सूरत में उसके एक सेगमेंट पर मिलने वाले करंट को हमने हासिल कर दिया। यहाँ पर वेलोसिटी यूं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड B इस डायरेक्शन में है।
यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इधर लिखता हूँ, बी की जो डायरेक्शन यूँ होगी। यहाँ पर वंस अगेन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये सारी चीज़ें आपने डियर स्टूडेंट याद रखना है। तो हमने यकीनन यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इस करंट का नाम हमने क्या रखा है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर रखा है। तो इस डिवाइस का नाम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो करंट मिली लेकिन उसको हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देंगे। तो जितने भी हमारे यहाँ पर डैम से जो करंट वगैरह हमें मिलती है और हाइड्रो पावर स्टेशन इस्तेमाल करके, और साथ साथ जो विंड पावर स्टेशन वगैरह और बहुत सारे, इन सब में जो एसी जनरेटर हम डिज़ाइन करते हैं, इसका जो बेसिक वर्किंग मैकेनिज़्म और करंट हमें किस तरह मिलती है, इन सब को हमने तफसील से आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इस लेक्चर को गौर से पढ़ा होगा, देखा होगा और इंशाल्लाह ताला समझने की भी कोशिश की होगी और समझ में आपको आया भी होगा। और तो इंशाल्लाह ताला एक और टॉपिक के साथ फिर मोहम्मद हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।